हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। कल उत्तराखंड पीजीटी के लिए एक अपडेटेड सिलेबस आ गया और एक अपडेटेड एग्जाम पैटर्न आ गया। इस बीच काफी सारे स्टूडेंट्स का मैसेज मेरे पास आता है कि सर अब कैसे तैयारी करेंगे, नया सिलेबस है, नया एग्जाम पैटर्न है। और पहले जो एग्जाम पैटर्न था उसमें आपको इकोनॉमिक्स के 200 क्वेश्चंस का एक पेपर देना होता था और उसके आधार पे आपका सिलेक्शन होता था। हालांकि उस टाइम दो एग्जाम होते थे। कहने का मतलब एक प्री एग्जाम होता था, उसके बाद एक मेंस एग्जाम होता था। इस बार क्या हुआ है, इस बार पैटर्न को चेंज कर दिया गया है और आपको अब एक ही एग्जाम देना पड़ेगा। अब एक ही एग्जाम में आपको दो पेपर देने पड़ेंगे। तो दो पेपर जो आप देंगे उसमें आपको दोनों ही पेपर में 150 क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। और थोड़ा सा कठिनाई इस बार इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इस बार एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग को लगा दिया गया है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। तो अगर आप देख सकें जो न्यू एग्जाम पैटर्न है, न्यू एग्जाम पैटर्न क्या कह रहा है कि आपको जो है दो पेपर देने होंगे और दोनों में ही 150 क्वेश्चंस होंगे और मार्क्स भी 150 के और टाइम जो है 3 आवर का टाइम होगा। ठीक है ना। आगे देखेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखी गई है और नेगेटिव मार्किंग है 1/4। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा परीक्षा में कि आप जिन भी सवालों का जवाब दें वो सही हों। गलतियां करेंगे तो आप जो सही किए हैं उसमें से भी आपके अंक जो है वो कम हो जाएंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब जो आपका सिलेक्शन होगा वो इन्हीं एग्जाम के मार्क्स के आधार पे होगा। ठीक है, सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस आप लोगों ने जैसा मुझे बोला कि सर सिलेबस बदल दिया गया है, नया सिलेबस आ गया है, बहुत बड़ा सिलेबस है। तो मैंने कहा देखते हैं भाई कितना बड़ा है। जब मैंने सिलेबस को देखा और मैंने लास्ट सिलेबस को देखा जो कि अब तक चला आ रहा था उत्तराखंड पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए, तो मुझे एक बात याद आई। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जरूर पढ़ा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और उस इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की जो आलोचनाएं हैं, अनधिमान वक्र विश्लेषण की जो आलोचनाएं हैं, उन आलोचनाओं में एक नाम आपने देखा होगा रॉबर्टसन ने। और रॉबर्टसन ने क्या बोला था? अनधिमान वक्र विश्लेषण नई बोतल में पुरानी शराब मात्र है। ठीक वही आपके इस सिलेबस में देखने को मिलता है ना। सिलेबस नया, एग्जाम पैटर्न नया, लेकिन जो असल में चीजें आपको पढ़नी है वो वही पुरानी है। बस इसको नए तरीके से सजा के आपके सामने रख दिया गया है। पहले पूरा सिलेबस कंबाइंड हुआ करता था और इस बार उसी सिलेबस को अच्छे से व्यवस्थित करके आपके सामने रख दिया गया है। बाकी कुछ भी नहीं बदला है। जो सिलेबस आपका पहले था वही अब भी है। जैसे आप पहले तैयारी की अपनी शुरुआत किए थे वैसे अब भी करनी है। ठीक, फिलहाल सिलेबस पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अब क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स ज्यादातर हिंदी मीडियम के हैं इसलिए हम सिलेबस को भी हिंदी मीडियम में डिस्कस करेंगे। बाकी ये सिलेबस की पीडीएफ आपको इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लेना। ये इंग्लिश में भी आपको मिलेगी और हिंदी में भी मिलेगी, व्यवस्थित तरीके से आपको मिलेगी। आ जाते हैं सिलेबस के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ पे आपको क्या देखना है, क्या समझना है, किन बातों का ध्यान रखना है। जैसा कि आपने पिछले सिलेबस में देखा होगा कि वहां पे भी शुरुआत कहां से हुई थी, माइक्रो इकोनॉमिक्स से हुई थी। और किसी भी एग्जाम का सिलेबस जो आपका पीजीटी का हो, यूजीसी नेट का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, कहीं का भी देखेंगे तो शुरुआत प्रायः माइक्रो इकोनॉमिक्स से होती है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले आप ये पढ़ते हैं कि व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। इट मींस व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। उसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, अर्थशास्त्र की परिभाषाएं क्या होती हैं, एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या होती है ना, उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, अवसर लागत क्या होती है ना। ये सारी चीजें जो आप हमेशा से पढ़ते आए हैं वही चीजें आपको इस सिलेबस में भी पढ़नी है। ऐसा कुछ इसमें नया नहीं रखा गया है कि आपको परेशान होने की जरूरत हो। सिलेबस मैंने पहले भी डिस्कस किया है चैनल पे, जो इसके पहले सिलेबस था। तो अगर आप वो नहीं देखे हैं वीडियो तो प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। इस सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस में जैसा कि मैंने बताया कुछ भी नया नहीं है। जो चीजें पहले से थी वही चीजें अब भी हैं। जैसे आप पढ़ाई के प्लान अपना पहले से बनाए थे कि आपको एक माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक पढ़नी है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, एक इंडियन इकोनॉमी पढ़नी है प्रोफेसर एस एन लाल की,
और एक आपको सांख्यिकी की बुक पढ़नी है। तो ये काम आपको यहाँ पे भी करना है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि अपनी पढ़ाई की शुरुआत आप करेंगे एनसीईआरटी से, और एनसीईआरटी में अगर आप थोड़ा-सा जो कुछ ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने एनसीईआरटी को थोड़ा ब्रॉड करके लिखा हुआ है, तो अगर उनकी किताबों को आप पढ़ते हैं, तो आप और बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाएँगे। जैसे कि इसमें एक नाम है आई थिंक टी.आर. जैन एंड वी.के. ओहरी, तो उनकी एनसीईआरटी की किताबें काफ़ी अच्छी होती हैं, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होती हैं। एनसीईआरटी तो आपको पता है कि सरकार के द्वारा ये चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं, एनसीईआरटी की किताबें, है ना? तो या तो आपके पास एनसीईआरटी हो तो आप वहां से शुरू कर सकते हो, या आपके पास 4 बुक हो। 4 बुक में कौन कौन सी? एक माइक्रो इकोनॉमिक्स की, दूसरी मैक्रो यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र, तीसरी इंडियन इकोनॉमी आपको प्रोफेसर एस एन लाल सर की इसलिए पढ़नी है क्योंकि उसी एक बुक में आपको काफी सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसे मॉनेटरी इकोनॉमिक्स हो गया, पब्लिक फाइनेंस हो गया, जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग चीजें हैं वो सब आपको एक बुक में मिल जाए। सांख्यिकी के लिए आप कोई भी बेसिक बुक ले सकते हो जिसमें आपका पूरा सिलेबस दिया हो। आ जाओ सिलेबस को फिर से एक बार बात करते हैं इसकी। तो मैंने बताया कि एक तो बेसिक इंट्रोडक्शन आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या हैं, जैसे कि क्या उत्पादन करना है ना, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना, तो ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ते हो, है ना। फिर आपको डिमांड एनालिसिस, कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी, सारी चीजें मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो आप पढ़ते आए हैं या जो मैंने पढ़ाया हुआ है कोर्सेज में, आप सभी को पता ही होगा कि उत्तराखंड लेक्चरर यानी कि उत्तराखंड पीजीटी इकोनॉमिक्स का कोर्स भी अवेलेबल है, जो कि इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन मोबाइल एप्लीकेशन में है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको वहां पे पढ़ाया हुआ है। आप खुद से भी चीजों को पढ़ सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स की कोई बुक लेना है और चीजों को पढ़ना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तैयारी का तरीका यही होता है। तो उपयोगिता का अर्थ क्या है, ठीक है ना, उपयोगिता हॉस का नियम क्या है, समसीमांत उपयोगिता विश्लेषण, सब कुछ वही है, कुछ भी नया नहीं। नेक्स्ट में आप पहुंचेंगे उत्पादक व्यवहार के बारे में, जिसमें जैसे कॉब डगलस वगैरह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, आइसो प्रोडक्ट थ्योरी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, रिटर्न टू स्केल हो गया, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस हो गया, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, है ना। तो आपको ये चीजें पढ़ना ही पढ़ना है। तो ओवरऑल आगे बढ़ेंगे, मार्केट में पहुंचेंगे, और मार्केट में देखो आपको परफेक्ट कंपटीशन पढ़ना है, मोनोपोली पढ़ना, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पढ़ना है, ओलिगोपोली के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए कि कुर्नो का मॉडल क्या कहता है, ओलिगोपोली बाजार की विशेषताएं क्या होती हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और सभी बाजार के प्रारूपों में संतुलन की शर्तें क्या होंगी, कि जैसे पूर्ण प्रतियोगिता की बात करेंगे तो कहाँ पे कैसे संतुलन की अवस्था प्राप्त करेगी एक फर्म या एक उद्योग, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद ये आपका फैक्टर प्राइसिंग वाला हो गया, जिसमें आप मजदूरी से संबंधित सिद्धांत पढ़ते हैं, ब्याज से संबंधित सिद्धांत पढ़ते हैं, लाभ से संबंधित सिद्धांत पढ़ते हैं, वितरण के सिद्धांत पढ़ते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे, ये चीजें मैंने पढ़ाया भी है, अगर आप उस कोर्स में होंगे तो आपको पता है। नेक्स्ट आप मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन वगैरह देखेंगे, और फिर शुरुआत आ जाती है नेशनल इनकम की, राष्ट्रीय आय की। राष्ट्रीय आय को काफी डिटेल में और काफी बेहतर तरीके से पढ़ना होता है, क्योंकि नेशनल इनकम एक ऐसा टॉपिक है ना, जो ना केवल टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, बल्कि आपके किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है जहां पे जीएस का सेक्शन हो। तो नेशनल इनकम, इसके ढेर सारे फॉर्मूले होते हैं जो कि मैंने पढ़ाया भी है और आप पढ़े भी हैं, और आप खुद से भी इसको पढ़ सकते हैं, ऐसा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहे, फॉर्मूले वगैरह थोड़ा सा याद करने, आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, मनी एंड बैंकिंग। अब मनी एंड बैंकिंग में देखो, एक तो आपको ना मुद्रा की पूरी हिस्ट्री पढ़नी होगी, है ना, जैसे कि फिएट मनी क्या है ना, हॉट मनी क्या है, प्लास्टिक मनी क्या है, पेपर करेंसी क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो। उसके बाद आप उसमें सेंट्रल बैंक पढ़ लो, कमर्शियल बैंक पढ़ लो, क्रेडिट क्रिएशन कौन करेगा, कैसे करेगा, क्रेडिट कंट्रोल कौन करेगा, कैसे करेगा, ये सारी चीजें अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, सीआरआर बढ़ेगा तो क्या होगा, एसएलआर बढ़ेगा तो क्या होगा, रेपो क्या है, रिवर्स रेपो क्या है, एसडीएफ क्या है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। लास्ट में फिर आगे यहाँ पे देखेंगे तो इन्फ्लेशन। अब इन्होंने तो सिलेबस में सिर्फ एक लाइन में लिख दिया इन्फ्लेशन, असल में इन्फ्लेशन काफी बढ़िया, काफी ब्रॉड और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्फीति को आप ढंग से पढ़ेंगे। उसके बाद अगला आप देख सकते हैं, यह है व्यापार चक्र की अवधारणा, ये भी मैंने पढ़ाया ही है सिलेबस में, कोर्स में। तो ट्रेड साइकिल, अब इसमें देखो ना, ट्रेड साइकिल के बारे में आप बेसिक जानकारी लेंगे, उसके बाद कुछ मॉडल आप पढ़ लेना, जैसे हार्ट्रे का हो गया मॉडल, हेयक का हो गया, है ना,
सुम्पीटर का हो गया, ये सारे कुछ फेमस मॉडल हैं। हार्ट्रे, हेयक, सुम्पीटर और हिक्स सैमुअल्सन, वो गुणक त्वरक अंतरक्रिया वाला है। तो अगर आपको ठीक लगे तो पढ़ लेना, असल में उतना डिटेल में तो मुश्किल है क्योंकि सिलेबस में सिर्फ व्यापार चक्र की अवधारणा है। उसके बाद मैक्रो में देखो आय और रोजगार का निर्धारण। अब यहाँ पे आप से का जो बाजार का नियम है वहां से शुरू करेंगे और क्लासिकल का जो मॉडल था आय और रोजगार को लेके उसको थोड़ा सा समझेंगे। किन्स के द्वारा कैसे आलोचना की गई वो समझेंगे, फिर किन्स का रोजगार का सिद्धांत देखेंगे। एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, फिर उसमें पूरा आप देखेंगे निवेश की थ्योरियां जो होती हैं, गुणक की थ्योरी हो गई, त्वरक की हो गई, ये ओवरऑल चीजें आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक प्योर टॉपिक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे आप पहुंच जाएंगे पब्लिक फाइनेंस पे, है ना। अब पब्लिक फाइनेंस में देखो सरकारी बजट, है ना। तो पूरा का पूरा बजट, अब इसमें इन्होंने इतना लिख दिया, लेकिन आपको पढ़ना क्या क्या है कि बजट क्या है, बजट का स्ट्रक्चर क्या है, बजट की हिस्ट्री क्या रही है, बजट के प्रकार कौन कौन से होते हैं, बजट के घाटे कौन कौन से होते हैं, राजकोषीय नीति हो गया, है ना। इसी प्रकार से एफआरबीएम एक्ट हो गया, है ना। फिर आगे आप बढ़ेंगे तो ये है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि भुगतान संतुलन। सामान्यतः हम लोग बीओपी को ट्रेड में पढ़ते हैं या तो इंडियन इकोनॉमी में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखा है। अब बीओपी भी देखो आपको अच्छे से पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, बेहतर तरीके से पढ़ना है, ताकि बीओपी के आप सारे क्वेश्चंस कर ले जाएं कि करंट अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या है ना। ये सारी चीजें आपको आती रहनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें आप पहुंचेंगे एक्सचेंज रेट पे पहुंचेंगे, तो एक्सचेंज रेट के बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे और आप ये भी बताएंगे कि वर्तमान में इंडिया में कैसी विनिमय दर प्रणाली चल रही है। इसमें जो आपका सेकंड पार्ट, अच्छा ये जितनी चीजें मैंने बताई ये आपका था पेपर 1 के लिए। आपके जैसा कि मैंने बताया ना एग्जाम में 2 पेपर होंगे, तो ये आपका पेपर फर्स्ट का पूरा सिलेबस था। अब इसमें मिला के आपको 150 क्वेश्चंस करने होंगे। इन 150 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स सबसे ज्यादा पढ़ना है, उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है और थोड़ा सा इसमें आपको ट्रेड पढ़ना है और थोड़ा सा पब्लिक फाइनेंस पढ़ना है। ये पब्लिक फाइनेंस और ट्रेड ये सारी चीजें आपकी इंडियन इकोनॉमी की बुक से हो जाएंगी। तो अभी तक जो आपका ये पेपर 1 हुआ, इसके लिए आपके पास 2 बुक होनी चाहिए। कौन कौन सी? एक तो आपके पास व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की होनी चाहिए, दूसरी आपके पास समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, जो आपका पेपर 2 होगा इसमें भी क्वेश्चंस कितने होंगे? 150 होंगे और यहाँ पे शुरुआत होगी इंडियन इकोनॉमी से। इंडियन इकोनॉमी में अब बेसिक कंसेप्ट वगैरह के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी को बेस बना के पढ़ सकते हो। लेकिन मैंने बोला कि एक बुक आती है प्रोफेसर एस एन लाल सर की। एस एन लाल सर जो है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। इन्होंने ढेर सारी किताबें लिखी हैं, पहले भी मैंने इस बारे में आपको बताया है। तो इकोनॉमी की जो इनकी बुक है ना, इसमें आपको काफी चीजें मिल जाएंगी, आपके सिलेबस की बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब ये जो भी सिलेबस आपका दिया हुआ है कि हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप जानते रहे। 5 ईयर प्लान तो देखो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो पंचवर्षीय योजनाएं थी हमारी, 12 पंचवर्षीय योजनाएं, अब भले ही उनका अस्तित्व ना रहा हो, उसकी जगह नीति आयोग आ गया हो, लेकिन सवाल आता है। तो अगर सवाल आता है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो 5 ईयर प्लान पढ़ेंगे, है ना, 12 के 12 पंचवर्षीय योजनाएं। एग्रीकल्चर वाली यूनिट में पहुंचेंगे तो भारत में कृषि की मुख्य समस्याएं क्या हैं, सरकार के लिए क्या प्रयास किए गए, है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, ये सारे कंसेप्ट आपको आते रहने चाहिए। नेक्स्ट आप पहुंचेंगे इंडस्ट्री वाले यूनिट में। पंचवर्षीय सॉरी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज जो बनी, जैसे कि 1948 में आपकी पहली औद्योगिक नीति आती है, वहां से चलते चलते आप पहुंचेंगे 1991 जो कि एलपीजी पॉलिसी है, जहां से हमारी इकोनॉमी का पूरा ढांचा बदल गया। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी। 1948 से 1991 के बीच की जो यात्रा रही है, इसमें जो भी परिवर्तन हमारी इकोनॉमी में हुए, जो भी पॉलिसीज बनाई गई, जो भी फेमस फेमस कदम उठाए गए, महत्वपूर्ण कार्य किए गए सरकार के द्वारा, वो सब कुछ आपको आता रहना चाहिए। और वो आएगा कैसे? इंडियन इकोनॉमी की बुक से आएगा, आपके एफर्ट करने से आएगा। इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। उसके बाद आप पढ़ेंगे विदेशी व्यापार में। एक काम कर लेना आप, जो इसमें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 की है, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है ना।
उसके बाद आर्थिक सुधार कौन से हुए, वर्तमान ढांचा वगैरह क्या है, 1991 के बाद आर्थिक सुधार कौन सा होता है, और नीति आयोग जो कि आपका 2015 में बनता है, इसको भी आप पढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौती क्या है, और सबसे बड़ी चुनौती तो देखो है हमारे यहाँ पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। अब पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये भी देखेंगे कि सरकार के द्वारा गरीबी को दूर करने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए, है ना। बेरोजगारी को कम करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, सब कुछ तो नहीं, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमेशा चर्चा में रहती हैं वो सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ ही आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो कृषकों को ऋण वगैरह उपलब्ध कराया जाता है उसका क्या तरीका है ना। सरकार का उसमें क्या प्रयास है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद आप ये देखेंगे ऊर्जा के बारे में, यानी कि एनर्जी के बारे में क्या चीजें चल रही हैं हमारी इकोनॉमी में, एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज क्या चल रहे हैं हमारे इकोनॉमी में, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, इन्फ्लेशन वगैरह तो हालांकि पहले ही आप पढ़े हैं, यहाँ पे भी दिया है। भारत और पाकिस्तान और अब ये जो टॉपिक आया है ना, ये सीधे का सीधे आपका एनसीईआरटी से आया, इसीलिए मैंने कहा कि आप बेसिक्स को क्लियर करने के लिए ना एनसीईआरटीज को जरूर पढ़ना। ठीक है, यहां तक चीजें हो गई। आगे बढ़ते हैं। आगे आप बढ़ेंगे इस सिलेबस में तो ये है आपका सांख्यिकी। सांख्यिकी को बेसिक तरीके से पढ़ने के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ना या कोई एक बुक ले लेना। अब जैसे कि सांख्यिकी की परिभाषा क्या होती है, सांख्यिकी का परिचय क्या है, कुछ कुछ स्टेटमेंट आते हैं ना, जैसे कि बोल्डिंग वगैरह की जो डिफिनेशन दी गई सांख्यिकी के बारे में, वो सब महत्वपूर्ण हो जाती हैं। फिर आप इसमें डाटा पढ़ोगे, प्राइमरी डाटा क्या है, सेकेंडरी डाटा क्या है, वो चीजें आपको आनी चाहिए। फिर आप पहुंचोगे सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप और अपकिरण की माप। अब इसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक, है ना, चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन, मानक विचलन, ये चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसी में आप लॉरेंज कर्व को भी पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं सिलेबस में तो आपको सहसंबंध पढ़ना है, और इसमें कार्ल पियर्सन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा स्पीयरमैन का जो रैंक कोरिलेशन है उसको भी आप देख लेना। इंडेक्स नंबर पढ़ेंगे, इन्फ्लेशन पढ़ेंगे। इन्फ्लेशन देखो कई जगह मिल रहा है, तो अलग अलग टाइप से इसको पढ़ना होता है। जैसे कि थोक मूल्य सूचकांक वगैरह आप देख लेना, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आप देख लेना, ठीक है। ये सारी चीजें आप पढ़ना। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक हो गया, इनके उपयोग हो गया, फिर से देखो इन्फ्लेशन सूचकांक हो गया। तो ओवरऑल आपका ये सिलेबस रखा गया है। फिर से मैं कहूंगा कि आपका जो ये सिलेबस है उसके बारे में रॉबर्टसन की वो बात याद रखना जो उन्होंने अनधिमान वक्र विश्लेषण की आलोचनाओं के बारे में कहा था। उन्होंने कहा था अनधिमान वक्र विश्लेषण जो है वो नई बोतल में पुरानी शराब है। ठीक उसी तरीके से आपका जो ये सिलेबस है वो नए पीडीएफ में वही पुराना वाला सिलेबस है ना, कुछ भी नहीं बदला है। एग्जाम पैटर्न बदला है, नेगेटिव मार्किंग आई है, लेकिन सिलेबस आपका वही है। अभी भी आपके इस सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 4 बुक की आवश्यकता है। ये 4 बुक आपको सफल बना सकती हैं, आपको सिलेक्शन दिला सकती हैं। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक, दूसरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक, सांख्यिकी की बुक और भारतीय अर्थव्यवस्था। 3 किताबें आप चाहे जिस पब्लिकेशन की पढ़ो, आप स्वतंत्र हो, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था मेरी बात मान करके प्रोफेसर एस एन लाल सर की जरूर पढ़ना, क्योंकि उस बुक में आपको मॉनेटरी की भी चीजें मिल जाएंगी, पब्लिक फाइनेंस की भी चीजें मिल जाएंगी, इंडियन इकोनॉमी तो ब्रॉड में लिखा हुआ ही है। तो ये रहा आपका सिलेबस। बाकी कोई भी आपको जानकारी चाहिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों तक शेयर करना, और इस वीडियो में एक नया फीचर आप देखना, हाइप। तो आप वीडियो को हाइप करके भी प्रमोट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।